नमस्कार मित्रों, आज हम अपने मैराथन क्लास के फास्ट ट्रैक कोर्स में यूनिट 10 का एक रिवीजन लेने वाले हैं। इसमें वो सारे स्टूडेंट्स जो यूनिट 10 में कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं वो पूरे हमारे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज होंगे उस पर भी हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो हम अपने आयोग या कमीशन के इस फाइनल रिवीजन टच में जो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस बातें हैं उन पर एक बेसिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम सिलेबस की बात करें तो कुछ राष्ट्रीय और कुछ प्रादेशिक कमीशंस इस पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। और अगर हम आम तौर पे आयोग या कमीशन के अर्थ को समझें तो आयोग या कमीशन का जो बेसिक मतलब होता है कोई दायित्व या कर्तव्य जो किसी व्यक्ति या संस्था को सौंपा जाता है। अर्थात कमीशन लाइक ए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट एंड multi-headed body created to the perform of particular functions whether of administrative level, legislative level and judiciary level in the nature and formal written warrant granting the power to performance of various acts and various duties। ये बेसिकली आयोग की थीम है और आयोग का मतलब है। अगर हम आयोग शब्द को यहां समझने की कोशिश करें तो आयोग दो तरीके के हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टैट्यूटरी, अर्थात संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी मतलब कि संविधिक आयोग। जो स्टैट्यूटरी होते हैं मतलब कि सांविधिक आयोग। तो एक हो गए आपके संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे हो गए आपके संविधिक अर्थात स्टैट्यूटरी। और संवैधानिक आयोग में राष्ट्रीय स्तर के कुछ आयोग हैं और कुछ हैं प्रादेशिक स्तर के। इसी तरीके से स्टैट्यूटरी में भी दो तरीके के हैं, संवैधिक में भी दो तरीके के हैं, कुछ राष्ट्रीय और कुछ प्रादेशिक, जिनको हम यहां देखेंगे। और मुझे लगता है परीक्षा में 8 से 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आयोग टॉपिक से होंगे। अब अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनली लेवल पर जो नेशनलाइज्ड कमीशन है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसको हम देखेंगे अभी क्या प्रश्न कहां से बन सकता है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, एक मैराथन क्लास का हिस्सा है। इसमें सिर्फ वही बातें होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण और काम की हैं और परीक्षा के दिन के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अथॉरिटी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सारे के सारे आयोग हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखेंगे। उसी तरीके से हम रीजनल लेवल पर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन और मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी वो हम यहाँ देखेंगे। अब हम स्टैट्यूटरी बॉडी या संवैधानिक तरीके से बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और अगर हम प्रादेशिक लेवल पर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, हमने एमपी करंट के वीडियो में बताया था, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग। उस पर भी हम एक बेसिक डिस्कशन यहाँ पर कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर अपने डिस्कशन को आगे की तरफ देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो यह है कि इस पूरे टॉपिक में हमें जो पॉइंट वाइज डिस्कशन करना है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे निर्वाचन आयोग की अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के स्वरूप की बात करें तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का जो स्वरूप है वह संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्वरूप है।
है ना। मैंने कुछ बेसिक बातें आयोग क्या है इस पर बताया और बेसिक चीज़ें बताई कि पाठ्यक्रम में हमको किन चीज़ों को यहाँ पर देखना है, ताकि 8 से 10 क्वेश्चन जो संभावित यहाँ हैं वो निस्संदेह आपके कवर होंगे आयोग टॉपिक से। क्योंकि अगर आपने यूनिट 10 आयोग अच्छे से कर ली, है ना, और कहीं ना कहीं यूनिट 9 जिस पर हम भी आगामी वीडियो बनाने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद यूनिट 8 आपने अच्छे से कर ली, करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स, और यूनिट 7 आपने काफ़ी अच्छे से कर ली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पूरा पोर्शन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत आने वाली यूनिट एक एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी, है ना। ये चारों टॉपिक जो हैं आपके मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, और बचा फिर इसके बाद जीएस में आपका पॉलिटी वाला पूरा पोर्शन, ज्योग्राफी वाला पूरा पोर्शन, इकोनॉमी वाला पूरा पोर्शन और हिस्ट्री वाला पोर्शन। स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया ना तो आपका कहीं एग्जाम बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो करते हैं मुद्दे की बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके स्वरूप को लेकर के मैंने बातें की कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, यह एक संवैधानिक संगठन है। अब अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही जो है मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसका गठन जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया जाता है, और बेसिकली इसकी जो नोडल एजेंसी है वो विधि और न्याय मंत्रालय है। विधि और न्याय मंत्रालय, विधि व न्याय मंत्रालय जो है वह बेसिकली यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है। वर्तमान में इसके 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। साथ ही राष्ट्रपति महोदय अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। सेवा शर्तों का तमाम निर्धारण कोड ऑफ कंडक्ट का राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही यह सब किया जाता है, हटाने की प्रक्रिया। और अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ये कुछ हमने यहाँ पर बेसिक बातें करी जो आपके लिए जानना जरूरी था। रिपोर्ट अगर हम देखें तो जो इलेक्शन कमीशन है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट देता है संसद को। यह आप जरूर याद रखें कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट देता है बेसिकली संसद को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, इस तरीके का कभी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन जो थे वो पहले थे। और वर्तमान में हाँ, एक ये भी कई बार आ जाता कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, जो लास्ट पीएससी में पूछा था, तो ये वी रमा देवी थी। 1989 में ये वी रमा देवी थी, इनका कुछ समय पहले देहांत भी हो गया इसलिए इंपॉर्टेंट है वीएस रमा देवी। और वर्तमान में जो है वो सुनील अरोरा हैं, वर्तमान में जो है वो सुनील अरोरा हैं। अन्य 2 अदर आयुक्त भी इस पद पर हैं। अगर हम पूरे बैकग्राउंड की बात करें आयोग की तो सुकुमार सेन सबसे पहले थे जो 1950 से लेकर के 58 तक थे। इसके बाद केवी सुंदरम आए जो 58 से लेकर के 67 तक रहे। फिर एसपी सेन वर्मा आए जो 67 से लेकर 72 तक रहे। फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह रहे 72 से 73, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी उस समय बने थे। टी स्वामीनाथन आए 73 से 77। एसएल सकधर आए 77 से 82। आर के त्रिवेदी आए 82 से 85। आरवीएस पेरी शास्त्री आए 86 से 90। वीएस रमा देवी आई जो 90 से 90 करीब 89 से 90 रही। टीएस सेशन आए जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस पद को सुशोभित कर गए 90 से 96। मनोहर सिंह गिल आए 96 से 2001। जेम्स माइकल लिंगदो आए 2001 से 2004। टीएस कृष्णमूर्ति आए 2004 से 2005। बीबी टंडन आए 2005 से 2006। एन गोपाल स्वामी आए 2006 से 2009। इसके बाद नवीन चावला जी आए 2006 से 2010। एम.वाई. कुरैशी जी आए पहले मुस्लिम 2010 से 2012। वी.एस. संपत आए 12 से लेकर के 15। एच.एस. ब्रह्मा आए 2015 से 15। नसीम जैदी आए 15 से 17, है ना, पूछ सकता कौन नहीं रहा। अचल कुमार ज्योति आए 17 से 18। ओम प्रकाश रावत आए 18 से 18। सुनील अरोरा आए 18 से वर्तमान तक। तो इस तरीके के तमाम प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अब कुछ हम आर्टिकल वाइज यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई अनुच्छेद आधारित अगर हम कुछ चर्चा यहाँ पर करें तो कुछ अनुच्छेद हैं जो यहाँ पर
इस भाग से संबंधित हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आर्टिकल्स अगर हम देखें तो जो निर्वाचन आयोग क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पार्ट 15 का हिस्सा है ना। पार्ट जो संविधान में है उसके 15 का हिस्सा है और इस पार्ट 15 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें देखने हैं उसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 324 और आर्टिकल 324 जो है बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 324 में जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो यह की गई कि चुनाव के कार्य का अधीक्षण अर्थात उसका जो सुपरिटेंडेंट्स है या उसका अधीक्षण है, दूसरा उसका डायरेक्शन है, उसका कहीं ना कहीं निर्देशन है और तीसरा जो है उसका नियंत्रण है अर्थात कंट्रोल है। तो ये इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324 द सुपरविजन डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड बाय इन द इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव के जितने भी कार्य उनका अधीक्षण, उनका निर्देशन और जो उनके नियंत्रण की शक्ति है वो निर्वाचन आयोग में निहित होगी, ऐसा 324 में कहा गया है। अब बात अगर हम करें 325 अनुच्छेद में क्या कहा गया, 325 में कहा गया है कि नो पर्सन टू बी द इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन एंड क्लेम टू बी द इंक्लूडेड ऑफ स्पेशली electrical role of grounds to be religious, race and caste or sex अर्थात धर्म, मूलवंश और जाति लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात रिलीजियस, रेस और कास्ट और सेक्स के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ना तो रेस के आधार पर होगा, ना तो बेसिकली जो है रिलीजियन के आधार पर होगा, ना तो जो है वो सेक्स के आधार पर होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कास्टिज्म जो है वो आपके इस चीज को प्रभावित करेगा। 326 में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात 326 में कहा गया है कि लोकसभा और अन्य विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपुल and legislative assembly to state in the basis of the adult suffrage। adult suffrage मतलब 18 साल के ऊपर का व्यक्ति ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा एडल्ट सफरेज की जो एज है, वयस्क मताधिकार की जो एज है एडल्ट सफरेज को 21 से 18 साल किया गया। अनुच्छेद 300 अगर हम 27 की बात करें, यहाँ पर आर्टिकल 327 की बात करें तो विधानमंडलों के चुनाव में जो शक्ति है वह संसद को है, क्योंकि संसद जो है व्हाट इज ए लॉ एंड व्हाट शुड बी लॉ डिसाइड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेचर इन आर्टिकल 327 और 328 में है कि राज्य विधायिका संबंधित राज्य के अंदर के जितने भी चुनाव हैं उनको बनाने का प्रावधान भी है। तो 328 में द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू द मेक ऑफ प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच द लेजिस्लेचर और 319 में ये 29 में कहा कि चुनाव संबंधित मामलों में किसी प्रकार का न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस पर रोक होगी। द बार टू इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन द टोटली बेन ऑफ द इलेक्शन मैटर्स, ये कहीं ना कहीं बातें यहाँ पर कही गई है। In the part 15 of Indian Constitution, basically to the deal with the election and establishment of the commission, and the election commission was establishment according to the constitution in 25th June 1950 and article 324 to 329 is constitution deal with in power, function, tenure, eligibility etc ऑफ कमीशन ऑफ मेंबर्स। ये सारी बातें निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यहाँ पर कही गई हैं और निर्वाचन से संबंधित बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और 324 में साफ साफ कहा गया है इसमें 1 ऑफ इलेक्शन होगा कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमीशन होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसकी नोडल एजेंसी होगी, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि टेन्योर ऑफ
जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो 6 से 65 साल, विच एवर ऑफ अर्लियर, जो भी पहले हो, एंड डिफाइनिंग द ड्यूटीज एंड चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। फर्स्ट जो थे सुकुमार सेन और फर्स्ट वुमेन जो थी वो वी.एस. रमा देवी, एंड रिसेंटली आप जो है वो सुनील अरोरा जो है इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ रिसेंटली दैट टाइम। और ये तमाम बातें यहाँ पर हमने डिस्कशन में की, और निश्चित तौर पे जो है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उन प्रश्नों को हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बात है, भाग 15 में, किस अनुच्छेद में है, 324 से 329 में, है ना, और कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बनाता है, या क्या निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए उम्र निर्धारित की गई है ना, या 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बना, पहली महिला कौन थी, पहले व्यक्ति कौन थे जो निर्वाचन आयुक्त बने, वर्तमान में कौन है ना। इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर निसंदेह बन सकते हैं। अभी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को लेकर के यूके सिन्हा कमेटी बनी, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो उस वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है वह बेसिकली आर्टिकल 327 के अंतर्गत आता है। करंट अफेयर्स से जोड़कर इस तरीके का भी एक प्रश्न यहाँ पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बन सकता है, वो भी आपको यहाँ पर देख के जाना है और उसको चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर के डिस्कशन करना है। तो ये बात हुई। और इलेक्शन कमीशन में कुछ बातें ये भी हो सकती है कि हम अगर जनरल इलेक्शन की बात करें तो फाइनल वोटर जो था वो 67.11 के आसपास जो है वो पिछले इलेक्शन में 2019 में था, 67.11 के आसपास। और इसमें जो नॉन ऑफ द एबो जो नोटा का यूज़ किया था करीब करीब 1.04% लोगों ने किया था, क्योंकि पिछले चुनाव में जो 14 में 1.08 ने नोटा का यूज़ किया था। और लगभग जो है कुछ कमेटियां हैं जो चुनाव सुधार से संबंधित हैं, जैसे तारा कुंडे कमेटी है जो 74-75 में आई थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी है जो 1990 में आई थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है जो 1998 में आई थी, है ना, जीवन रेड्डी कमेटी है जो 2004 में आई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी निसंदेह पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी संख्या 8 है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं। वैसे तो हमारे देश में 1750 पार्टियाँ हैं, उसमें रजिस्टर्ड पार्टियाँ जो राष्ट्रीय स्तर की हैं वो 8 हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है ये जो है 84 में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी है, ये इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो हैं वो हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके अलावा नेशनल जो है कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है जिसको 2013 में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जो है दर्जा हासिल किया गया। तो ये तमाम बातें जो हैं वो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं और यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए। इसके बाद हमने अभी मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर चर्चा की थी, ठीक है, तो उस पर हमने चर्चा की थी। और हम जब MCQ कराएंगे इस टॉपिक से संबंधित तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक बार फिर से डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। अब हम जो अपना अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर एक बेसिक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं और मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन पे हम चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन को लेकर। तो मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है बेसिकली यह एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसका स्वरूप जो है बेसिकली इसका जो स्वरूप है वह एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप है ना, याद रखेंगे आप, संवैधानिक स्वरूप है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की 1 फरवरी 1994 को जो है 1 फरवरी 1994 को जो है 1994 में जो इसकी स्थापना की गई और 243 के तहत, है ना, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आप याद रखेंगे आर्टिकल 243 के, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ये स्थापना की गई। सदस्य इसका 1 सदस्यीय होगा, 1 मेंबर होगा, 1 सदस्यीय यह निर्वाचन आयोग होगा। नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी, अपॉइंटमेंट राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो इसका कार्यकाल है वह 6 वर्ष 65, है ना, बीच में भी इसको 66 कर दिया, तो 6 और 66 निर्धारित है। सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करेंगे। वेतन जो है इसकी संचित निधि से जाएगा। और इसके जो पहले थे स्टेट के वो थे आपके NB लोहानी जो थे वो फर्स्ट थे। वर्तमान में जो है बसंत प्रताप सिंह है, वर्तमान में मतलब बताया भी था कि वर्तमान में जो है वह बसंत प्रताप सिंह हैं।
इसकी टैगलाइन कभी पूछ सकता है, हर वोट कीमती हर निकाय, ये इसकी जो है बेसिकली टैगलाइन है। और अगर हम बात करें कि जब ये 94 में बना तब से लेकर कौन कौन जो है अब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन का आयुक्त बन चुका है, तो पहले थे NB लोहानी जी, वह 94 से 2000 तक थे। फिर गोपाल शरण शुक्ल जी थे, क्योंकि PSC पूछ सकती है कि निम्नलिखित में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा राज्य का। गोपाल शरण शुक्ल 2000 से 2006 तक थे। फिर आदित्य विजय सिंह थे, वह 6 से 10 में थे, पिछली बार ही क्वेश्चन था यहाँ से। आदित्य विजय सिंह थे, वह 6 से 10 में थे। फिर डॉक्टर अजीत राजदादा जी थे, वह 10 से 13 तक थे। इसके बाद R परशुराम थे 13 से लेकर 18 तक, और अभी बसंत प्रताप सिंह हैं वर्तमान में। तो लोहानी जी पहले थे 94 से 2000 में, गोपाल शरण शुक्ल थे 2000 से 2006 में, आदित्य विक्रम सिंह थे 2006 से 2010 में, डॉक्टर अजीत राजदादा थे 10 से 13 में, R परशुराम थे 13 से 18 में, और वर्तमान में जो बसंत प्रताप सिंह हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी इस तरीके का एक प्रश्न जो है वह राज्य निर्वाचन आयोग से बन सकता है और पूछ सकता है कि भाई वर्तमान में कौन है, इसके पहले कौन थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार नज़र दौड़ा लेंगे यहाँ पे। और क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने हैं नगर पालिका और नगरीय निकायों के, तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 243 के जो है और एक 243 जो है ZA, तो ये जो है बेसिकली पंचायत के चुनाव से संबंधित है। अब तक 5 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं, अब अगली बार होने हैं। और ये जो है 243 ये जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखें। तो यह एक संवैधानिक संस्था है और 243 के तहत पंचायत, 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी इस संस्था को दी गई है। इम्पोर्टेंट है। अब आयोग क्या काम करता है, तो आयोग का काम है पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना, उनका अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। और मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन भवन है उसका शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1995 को किया था। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखेंगे आप। और 243 के तहत पंचायत के चुनाव हैं और 243 ZA में जो है वो नगर पालिका के चुनाव का यहाँ पर प्रावधान है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद करें। और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश राज्य कमीशन से प्रश्न यहाँ बन सकता है। NB लोहानी से लेकर बसंत प्रताप सिंह तक की वो पूरी लिस्ट है, उसको भी आप एक बार थोड़ा देखते चलें। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्वरूप पूरा का पूरा संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके स्वरूप को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्वरूप है वह संवैधानिक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखें। अगली बात, इसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को हुई, जब ली आयोग ने अनुशंसा की और ली आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई। स्वायत्त संस्था के तौर पर, ऑटोनोमस संस्था के तौर पर 26 जनवरी 1950 से उसने अपनी वर्किंग एज ए ऑटोनोमस संस्था या स्वायत्त संस्था जो है वह प्रारंभ किया। भाग 14 में पूरा का पूरा UPSC के बारे में उल्लेख है। भाग सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, स्वेच्छा से पद त्याग कर सकते हैं या राष्ट्रपति महोदय पद से इन्हें हटा सकते हैं। 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, हाँ, वेदर इज ए और इनका जो हेडक्वार्टर है संघ लोक सेवा आयोग का वह दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष थे इसके रॉस ब्रोकर, जो 1926 में UPSC के चेयरमैन चुने गए थे। आज़ादी के समय HK कृपलानी जी इस महत्वपूर्ण पद पर रहे थे। इसके अलावा जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो रोज़ मिलियन बैथ्यू थी, है ना।
जेएम कुरैशी इसके मुस्लिम अध्यक्ष भी बने हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग लोग रहे हैं। अब तक 32 लोग यूपीएससी के चेयरमैन पद पर रह चुके हैं। रॉस ब्रोकर पहले थे, आप याद रखेंगे, रॉस ब्रोकर रहे हैं पहले 26 से 32 में, फिर डेविड पैट्री रहे हैं 32 से 36 में, फिर आपके आयर गार्डन रहे हैं 37 से 42, फिर रॉबर्टसन रहे हैं 42 से 47 में, फिर कृपलानी जी 47 से 49 में रहे, बनर्जी रहे 49 से 55 में, एन गोविंद राजन रहे हैं 55 से 55 में, वीएस हैज़ मादी रहे हैं 49 से 55 से 61 में। इसके अलावा बीएन झा साहब रहे हैं 61 से 67 में, केआर दामले रहे हैं 67 से 71 में। इसके बाद आरसी सरकार रहे 71 से 73 में, किदवई जी रहे 73 से 79 में, एमएल शाहर रहे 79 से 85 में, है ना। एचकेएल कपूर रहे 85 से 90 में, जेपी गुप्ता साहब रहे 90 से 92 में। इसके बाद आरएम बैथ्यू जो रोज मिलियन बैथ्यू हैं, पहली महिला चेयरमैन रही हैं। फिर जेएस छत्तीवाल रहे 96 से 96 में, जेएम कुरैशी रहे 96 से 98 में, सुरेंद्र नाथ जी रहे 98 से 2002 में, पीसी होता रहे 2 से 3 में, माता प्रसाद 3 से 5 में रहे, हौसिन साहब रहे 5 से 6 में, गुरुवचन जगत रहे 5 से 7 में, सुबीर दत्ता 7 से 8 रहे, डीपी अग्रवाल जी रहे हैं 8 से 14 में, रजनी राजदान रही हैं 14 से 14 में, दीपक गुप्ता जी रहे 14 से 16 में, अलका शिरोही रही हैं 16 से 17 में, डेविड आर सिमहिल रहे हैं 17 से 18 में, विजय मित्तल 18 से 18 रहे हैं, कुछ समय के लिए बने थे, अरविंद सक्सेना भी 18 से 20 तक रहे। वर्तमान में प्रदीप जोशी जी हैं जो मध्य प्रदेश पीएससी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, 2020 से वर्तमान तक ये पद पर बने हुए हैं। तो ये तमाम यूपीएससी के भी कौन कौन चेयरमैन बने हैं, कब कब रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और यूपीएससी के जो भी आर्टिकल्स वगैरह कुछ अंदर के पूछ लेता है, तो भाई 315 जो आर्टिकल है बेसिकली, है ना, आर्टिकल जो बेसिकली 315 है, 315 में क्या है, 316 में क्या है ना, 317 में, 318 में, है ना, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, 319, 320, है ना, इसके बाद 321, 322 और 300 आपका 23, हल्का सा आपको याद रहना चाहिए। तो भाई 315 में जो सबसे पहले बारे में बात कही गई है वो है कि संघ और राज्यों के लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी रहेगी, है ना। तो 315 के अंदर साफ साफ कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन फॉर द स्टेट। 316 में कि सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है, अपॉइंटमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ जो भी मेंबर्स हैं और सदस्य उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट के बारे में 316 में। 317 में कि रिमूवल किया जाएगा, 17 मतलब खतरा, अगर गड़बड़ किया तो उनको जो है रिमूवल किया जाएगा, उनको उनके पद से जो हटा दिया जाएगा 317 में। 318 में उनकी जो पावर ऑफ मेक ऑफ रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कंडीशंस वाली बातें कही गई हैं, शर्तें जो हैं वो कही गई हैं 318 में। 319 में ये कहा है कि अगर लोकसभा के सदस्यों द्वारा सदस्यों की समाप्ति के बाद उनके पद पर ना बने रहने को लेकर के जो है उसमें रोक के बारे में बात की गई है, या आप लोकसभा आयोग के सदस्य द्वारा सदस्यता समाप्त होने के बाद आपके पद किसी और पद पर बने रहने को रोक के बारे में बात की गई है ना, पद से संबंधित जो यहाँ पर रोक को लेकर के बात की गई है। 320 में जो है आयोग के कार्य या उनका पूरा वर्किंग पैटर्न जो फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है। 321 में उनके कार्यों के विस्तार की शक्ति है। 321 में उनके जितने भी कार्य हैं जिनका वर्किंग पैटर्न है उसके पावर्स के बारे में बात की गई है, पावर्स टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। 322 में उनके एक्सपेंसेस के बारे में बातें की गई है, उनके 322 में खर्चों के बारे में बात की गई है ना। एमपीपीएससी का भी बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो जाएगा। और 23 में जो है रिपोर्टिंग के बारे में बात की गई कि कौन किसको प्रतिवेदन देगा या रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न क्या रहेगा, इसको लेकर के एक जनरल ओपिनियन यहाँ पे डिस्कशन के बारे में बात की गई है। और ये सारी बातें यहाँ पर जो है डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर मौजूद हैं। लोकसभा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें हुई जहाँ से निस्संदेह इस बार परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। और मुझे तो लगता है कि सारे आयोग के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी टॉपिकों को मन लगा के अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, कोई निसंदेह कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अब हम थोड़ी एमपीपीएससी के अगर स्वरूप की बात करें तो इसका जो स्वरूप है वह संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्वरूप है, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग की स्थापना 1 जनवरी
1 नवंबर 1956 को हुई थी और आर्टिकल 315 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इंदौर में है। संरचना एक अध्यक्ष और कुछ महत्वपूर्ण सदस्य और नियुक्ति राज्यपाल करता है अध्यक्ष की सदस्यों की। कार्यकाल जो होता है इनका टर्म्स ऑफ वो 6 साल या 62 जो भी पहले हो। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पद से हटाने का पावर राष्ट्रपति को है। वेतन भत्ते संचित निधि से होते हैं। प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाता है और पहले अध्यक्ष जो थे वो DV रेगे थे। इसके बाद बहुत सारे अध्यक्ष बने और अभी वर्तमान में जो है राजेश लाल मेहरा जो है कार्यवाहक पद पर हैं और ये संघ लोक सेवा आयोग के प्रदीप जोशी जी हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के जो हैं वो राकेश लाल मेहरा जी हैं और इन्होंने भास्कर चौबे जी का स्थान लिया है। भास्कर चौबे जी के पहले विपिन व्यवहार थे, उनके पहले अशोक कुमार पांडे जी थे, उसके पहले जो हैं 2006 से 11 में जो थे प्रदीप जोशी जी थे, 6 से 11 में फिर अशोक पांडे जी रहे, 12 से लेकर 15 में फिर विपिन व्यवहार जी रहे, 15 से 17 में भास्कर चौबे जी रहे, 18 से 20 में और वर्तमान में जो है वो राजेश लाल मेहरा जी हैं। राजेश लाल है ना, राजेश लाल मेहरा जी वर्तमान में समय समय पर बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है, यहाँ से एक प्रश्न निसंदेह बन सकता है और संभावना भी है कि प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो ये 315 से 323 की हमने सारी कंडीशन देखी कि एक संवैधानिक संस्था है। 315 के तहत इसमें नियुक्ति होती है। संरचना अध्यक्ष और कुछ बहुसदस्यीय है। राज्यपाल जी इनकी सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगे। रिपोर्टिंग ये राज्यपाल जो हैं को देंगे और जो है पदच्युत करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति महोदय को है ना। इस पर हमने चर्चा यहाँ पर विस्तृत तरीके से करी और आयोग के काम क्या होते हैं वो आप भली भांति परिचित हैं, है ना। आयोग की कार्यप्रणाली से भी भली भांति आप परिचित हैं। अब हम बात करेंगे CAG को लेकर, कंट्रोलर अकाउंटर जनरल को लेकर। कंट्रोलर अकाउंटर जनरल एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है और यह भी पिछली बार पूछा गया था। इसके कार्य से संबंधित एक आर्टिकल 149 को लेकर के एक डिस्कशन था MPPSC के अंतर्गत और निसंदेह इस बार भी यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो जो CAG है, बेसिकली CAG के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा। तो जो CAG का पद है कंट्रोल अकाउंटर जनरल का, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। कंट्रोलर अकाउंटर जनरल और स्वरूप इसका संवैधानिक है। भाग 5 में आर्टिकल 148 से 148 से 151 तक के जो है वो भाग 5 में इसका प्रावधान किया गया है और इसके बारे में डिस्कशन किया गया। 148 में ये लिखा गया है कि कंट्रोल अकाउंटर का जनरल होगा और कंट्रोल अकाउंटर जनरल होगा जो महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो कंट्रोल अकाउंटर जनरल के तौर पे काम करेगा। ब्रॉडली डील्स विद द CAG अपॉइंटिंग एंड ऑथ एंड कंडीशन, है ना। तो ये 148 में जो है 148 में जो है वो एक यहाँ पर डिस्कशन किया कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और ब्रॉडली डील विद द कंट्रोल अकाउंटर जनरल अपॉइंटमेंट एंड ऑथ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जो इसमें 149 में जो है इसके कर्तव्यों के बारे में, डील्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड पावर एंड फाइनली क्या क्या उसकी डील्स होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, पावर्स होंगे एंड कंट्रोलर अकाउंटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के बारे में जो उसकी कर्तव्यों के बारे में उसका प्रावधान है। लास्ट PSC ने क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद 150 जो है आर्टिकल, उसके अंतर्गत कहा गया है कि संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार जो है उनके बारे में डिस्कशन करेगा यहाँ पर CAG। और जो 151 है इसमें अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में बात की गई है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन जो है वो संसद को उसको सौंपना होगा। तो तमाम बातें CAG कंट्रोल अकाउंटर जनरल के अंतर्गत की गई हैं और कंट्रोल अकाउंटर जनरल जो है अपनी रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को देता है, याद रखना आपको। और पहले जो CAG थे वो थे V नरसिंह राव, है ना, ये याद रखेंगे आप। जो फर्स्ट थे वे थे V नरसिंह राव और वर्तमान में जो है इस महत्वपूर्ण पद पर कौन है ऐसा पूछता है अगर, तो अभी राजीव महर्षि के गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में है, याद रखेंगे आप। गिरीश चंद्र जो है मुर्मू, ये वर्तमान में। तो कंट्रोल अकाउंटर जनरल टॉपिक में इतना हुआ। बहुत सारे लोग इस पद पर रह चुके, जैसे पहले नरहरि राव थे 48 से 54, फिर अशोक चंदा थे 54 से 60, फिर A.K. राय थे, रंगनाथन थे, A. बख्शी थे, ज्ञान प्रकाश, T.N. चतुर्वेदी, है ना, C.G. सोमैया, V.K. सुंगलू, V.N. कौल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा,
और 13वें नंबर पे राजीव महेश्वरी, और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 14वें नंबर पे है। तो ये महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस टॉपिक से हम ये मान के चल रहे हैं कि कंट्रोल अकाउंटेंट जनरल से पिछली बार भी क्वेश्चन था पीएससी में, इस बार भी हम संभावना मान के चल रहे हैं कि कंट्रोल अकाउंटेंट जनरल से क्वेश्चन निस्संदेह रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है आपके नीति आयोग पर। हम यहाँ पर अब चर्चा अपनी जारी रखेंगे। तो नीति आयोग योजना आयोग के बाद एक परिवर्तित सरकारी स्तर पर की गई संस्था है और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह एक संविधानेतर संस्था है ना, संविधानेतर संस्था है जो कि योजना आयोग को रिप्लेस करके लाई गई, और यह एक संविधानेतर संस्था के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और 1 जनवरी 2005 को इसको 15 को लाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका बेसिकली फुल नेम है। और संविधानेतर निकाय इसका स्वरूप है, गठन 1 जनवरी 2015 है। इसका पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जी होते हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग जो है वो अमिताभ कांत थे पहले। और ये जो बेसिकली डेमोग्राफी, इकोनॉमी और प्राइवेट इंटरप्राइजेज, ग्लोबलाइजेशन, स्टेज टेक्नोलॉजी, ये तमाम प्रकार की चीज़ों और संसाधनों का सही दिशा में कैसे प्रयोग किया जाए, इस संदर्भ में जो है वो मूलतः नीति आयोग काम करता है। और यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा फुल नेम है। और एक प्रकार का ये भारत सरकार के नीति निर्माण का एक शीर्ष प्रबुद्ध मंडल है, एक थिंक टैंक है, जहाँ पर कुछ निदेशीय और नीतिगत दोनों ही प्रकार के जो है इनपुट जो है प्रदान किए जाते हैं। और भारत सरकार के लिए एक रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियाँ और कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार करने में, केंद्र और राज्यों को एक प्रासंगिक तकनीकी सलाह देने में इस संस्था का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हैं। पदेन सदस्यों में अमित शाह गृह मंत्री और निर्मला सीतारमन, साथ ही राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे माननीय मंत्रीगण इसमें शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और इंद्रजीत सिंह ये सारे शामिल हैं। थावरचंद गहलोत भी थे परंतु वो कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं। और मुख्य सीईओ अमिताभ कांत इसके हैं। ठीक है, तो नीति आयोग जो है इसकी एक तो शोध संस्था होती है, शोध शाखा होती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। अपने क्षेत्र के जितने भी विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है विद्वानों को बुला करके वहाँ थिंक टैंक के रूप में काम करती है। साथ ही एक परामर्शदात्री संस्था होती है और एक टीम इंडिया के रूप में भी इस काम करने वाली संस्था होती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं और सरकार के सहयोग और सहकारी संघवाद के तौर पर एक स्थायी मंच के तौर पर यहाँ पर काम किया जाता है। नीति आयोग केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं तो वो एक सहयोगी और सहकार के तौर पर एक स्थायी मंच के तौर पर यहाँ पर कार्य किया जाता है। उद्देश्य जो होता है वो देश के डेवलपमेंट को लेकर के ये होता है। ठीक है, इसमें एक संस्था होती है निलियार्ड, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये इसी का पार्ट है निलियार्ड, याद रखेंगे आप, निलियार्ड ये इसी का एक नीति आयोग का एक पार्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ना, नीति आयोग के अंतर्गत है। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र और शोध विकास संस्थान। ठीक है, तो ये जो है ये 9 जून 2014 में इसका नाम जो है निलियार्ड कर दिया गया। और इसके अलावा योजना आयोग की जो स्ट्रक्चर थी उसकी कार्यप्रणाली में काफ़ी स्तर तक जो है बदलाव किया गया और उसी बदलाव के परिणाम स्वरूप जो है वो नीति आयोग को यहाँ पर लाया गया। नीति आयोग उसी संदर्भ में काम कर भी रहा है। ठीक है, अब जो हमारा अगला पड़ाव है वो नीति आयोग के बाद हम लोग मुख्य परीक्षा में नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था, है ना, इनके कार्यप्रणाली की कार्य करने के तरीके में क्या अंतर है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक गहन डिस्कशन यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट अपनी कक्षाओं में। अभी हम थोड़ा मुख्य परीक्षा पर ना बात करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड बातें यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स है
उद्देश्य ये कि भाई पूरा जो पाठ्यक्रम है एक बार जो है नज़रों के सामने से होकर चला जाए, क्योंकि अगर आपके पूरा टॉपिक आपकी नज़र में रहेगा तो फिर वो दिमाग में भी रहेगा, और अगर नज़र और दिमाग में है तो एग्ज़ाम हाल के समय आपके दिल से निकल कर जो है वो टिक लग जाएगा और आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो इसलिए अपनी सारे टॉपिक को अपनी नज़र में रखिए, एक बार एक सतही नज़र तो जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, गठन 12 अक्टूबर 93 को किया गया है ना। इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 93 को जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इम्पोर्टेंट नोट कर लें। एक अध्यक्ष होता है पूर्णकालिक और बाकी के 5 सदस्य होते हैं और कुछ 7 पदेन सदस्य होते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की थीम पे काम करता है। 3 वर्ष या 70 साल जो भी पहले हो, ये ज़रूर याद रखें, 3 वर्ष या 70 साल जो भी पहले हो, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है। सेवा सत्रों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। पद से हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय का होता है। रिपोर्टिंग पूरी की पूरी जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में किया जाता है। अभी इसके चेयरमैन चेंज हुए, मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था। HL दत्तू के जगह जो है इसके पद को जो है दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा संभाला गया। हमने वो करंट अफेयर्स में यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट बनाया भी था। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो मेन काम है वो है ह्यूमन राइट को लेकर के काम करना, ह्यूमन राइट से संदर्भित चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। सबसे ऊपर होता है ह्यूमन राइट, उसके बाद होता है फिर लीगल राइट, और लीगल राइट और फिर होता है फंडामेंटल राइट। तो ह्यूमन राइट से बड़ी अवधारणा कोई होती नहीं है, और ह्यूमन राइट की अवधारणा को लेकर ही यह संस्था जो है बेसिकली काम करती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है ह्यूमन राइट, उसके बाद होता है आपका लीगल राइट, और उसके बाद होता है आपका फंडामेंटल राइट। तो ह्यूमन राइट इज़ ग्रेटर देन आपके लीगल राइट, एंड लीगल राइट इज़ ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। तो इसकी पूरी जो थीम होती है वो ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन को लेकर के होती है, और ह्यूमन राइट के डेवलपमेंट को लेकर के ये संस्था काम करती है ना। तो ये ज़रूर आप याद रखें। अभी अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे चालू हो रहे हैं, ह्यूमन राइट के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, तो हमने देख ही लिया था। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महिला आयोग। तो यह भी एक संवैधानिक संस्था है और 31 जनवरी 1992 को संस्था बनी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। जयंती पटनायक इसकी पहली चेयरमैन थी। वर्तमान में रेखा शर्मा जी जो है वह राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है चेयरमैन हैं, और इसके पहले जो है ललिता कुमार मंगलम भी थी। तो आपको सबके क्रम याद रखने, सबसे पहले पे जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक 92 से लेकर के 95 तक रहीं। उसके बाद फिर रहीं आपके मोहिनी गिरी 95 से लेकर के 98 तक। इसके बाद रहे विभा पार्थसारथी। विभा पार्थसारथी जो हैं वो रहीं 99 से 2002 तक। इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी रहीं 2002 से 2005 तक। उसके बाद जो है गिरिजा व्यास रहीं, और गिरिजा व्यास के बाद जो हैं वो ममता शर्मा जी रहीं, है ना, याद रखेंगे आप इसको ज़रूर, ममता शर्मा जी रहीं। इसके बाद फिर ललिता कुमार मंगलम रहीं, है ना। ललिता कुमार मंगलम के बाद जो वर्तमान में रेखा शर्मा जो है इस पद पर है। रेखा शर्मा जो है इस महत्वपूर्ण पद पर अभी बनी हुई हैं। तो आप ये पूरा महिला आयोग टॉपिक भी एक बार देख लेंगे, और महिलाओं को लेकर क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। और मध्य प्रदेश में जो है राज्य महिला आयोग को लेकर डिस्कशन हमने ऑलरेडी करंट के अंतर्गत किया है ना। उस टॉपिक को भी आप वहाँ से एक बार देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बाल संरक्षण आयोग, महत्वपूर्ण संस्था ये है ना। इस पे हम थोड़ा सा एक बेसिक थीम तैयार कर लेते हैं। जो मध्य प्रदेश में हमने राज्य बाल संरक्षण आयोग पढ़ा था, उसी तरीके से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जितने भी आयोग हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें निश्चित तौर पे या तो किसी का कोई अध्यक्ष पूछ लेगा कि इसका अध्यक्ष कौन है, या किसी का कोई कार्यकाल से संबंधित चीज़ें पूछ लेगा।
तो आपको सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे चलना है। तो जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है यह भी एक संवैधानिक संस्था है और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया 5 मार्च 2007 को। और शांता सिन्हा जो है वर्तमान में शांता सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थी। वर्तमान में प्रियंका कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। प्रियंका कानूनगो, ये इम्पोर्टेंट है, और 2018 से प्रियंका कानूनगो रहे इसके अध्यक्ष। पहले थे शांता सिन्हा 2007 से 10 में, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म इनको फिर से मिला शांता सिन्हा को 10 से 13 में, फिर कुशल सिंह रहे 13 से 14, फिर स्तुति नारायण कांकर ये थी आपके 15 से 18, और अभी प्रियंका कानूनगो 18 से वर्तमान तक जो है ये राष्ट्रीय जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से संबंधित है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी जो पास्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, है ना, वो कहीं ना कहीं संशोधन इसमें हुआ है, और जो पास्को एक्ट में संशोधन होने की वजह से ये जो है अभी इम्पोर्टेंटली राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है बना हुआ है। हमने राज्य बाल संरक्षण आयोग को भी लेकर डिस्कशन किया। तो जो आपके ये इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि बेसिकली 12 में हुआ था और इसमें संशोधन करके 19 में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। और इस पॉस्को एक्ट के अंतर्गत बेसिकली जो पॉस्को में ये किया गया था कि बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो बच्चों के प्रति यौन अपराध, यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी जो होती है उसके संरक्षण के लिए कुछ नियम कानून लाए गए थे। इसमें संशोधन किया गया और इस नियम में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को परिभाषित किया गया और ये बोला गया कि यह बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण में महत्व देते हुए बच्चों के जो हित हैं, उनके जो कल्याण हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और इसमें लैंगिक भेदभाव या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया गया है। ये ऐसी मंशा इस पूरे कानून की है। अगला जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है। ये काफ़ी अहम टॉपिक है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं, है ना। अब हम अपने नेक्स्ट मुद्दे नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे डिस्कशन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो NCPCR है, इसका जो मेन मोटिव है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का, ये बेसिकली एम्फेसिस करता है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन को लेकर, और कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सली चाइल्ड राइट्स हैं और जहाँ पर भी चिल्ड्रंस के साथ ठीक तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसका जो है मेन काम होता है। तो अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो इसका पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो संवैधानिक है। 5 मार्च 2007 को जो है बेसिकली यह संस्था बनी और 5 मार्च 2007 को जो है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की गठन की गई। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत एक अध्यक्ष, एक सचिव और 6 सदस्य होते हैं। इसमें 2 महिलाओं का होना ज़रूरी है और 3 साल और 65 जो भी पहले हो कंडीशन वो जो है इसमें इजाद की गई। और इसमें साफ कहा गया कि चाइल्ड इज़ डिफाइंड ए पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स ऑफ अंडर, और इसके अंतर्गत 0 से 18 साल के जो है बच्चे को शामिल किया गया है। शांता सिन्हा इसकी पहली चेयरमैन थी 2007 में जो बनी थी, 2010 तक वो रही थी। बाद में 10 से 13 में उन्होंने अपना सेकंड टर्म पूरा किया था। बाद में 13 से 14 में कुशल सिंह जी रहे थे। फिर स्तुति नारायण कांकर ये 2015 से 18 तक रहीं। अभी प्रियंका कानूनगो इसके जो है हेड हैं, प्रियंका कानूनगो, और ये कानूनगो ये वर्तमान में जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो है चेयरमैन है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। पास्को कानून जो है उसमें हाल ही में बदलाव किया गया है उम्र को लेकर के। 2012 के नियम में
बदलाव करके 19 में एक नया रूल रेगुलेशन लाया गया है, इस वजह से भी यह चर्चा में है। और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर समझे तो इट इज़ अ वेरी स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट by the Act of Parliament and the Commission of Protection of Child Rights CPCR Act in 2005, and the commission works under the Age of Ministry Women and Development, establishment of commission being the operation in the 5 March 2007, and headquarter is New Delhi recently, and the Priyanka Kanungo is the chairperson of NCPCR in that time. And basically 6 members of here in this organization, and out of which list 2 are the women is compulsory from the following field: appointment by the central government among the person of ability, integrity and standing of experience like education and child and welfare, and this sector is very important organization और ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। अब हम जो अगली चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लेकर हमारा अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है यहाँ पर हम कर रहे हैं। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लेकर जो बातें हमने यहाँ देखनी है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आर्टिकल 338 के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है प्रावधान किया गया है इसमें, और 341 में जो है नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है शेड्यूल कास्ट के। 19 फरवरी 2004 को ये फॉर्म किया गया था, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली में है। और जब 2004 में ये बना था तो सूरज भान जी इसके पहले चेयरमैन थे, और सूरज भान जी के बाद जो है बाद में बहुत सारे मेंबर्स इसके बने। और वर्तमान में जो इस संस्था के प्रमुख हैं वह विजय सापला जी हैं, जो वर्तमान में इस संस्था से जुड़े हुए हैं, है ना। ये एक संवैधानिक संस्था है और एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्था कार्य कर रही है, और जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित जितनी भी राइट्स हैं उनको लेकर के जो है ये अपनी बात यहाँ पर उठाती है। राष्ट्रपति अपनी कोई रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट से संबंधित दी जाती है, और शेड्यूल कास्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें जजमेंटल डिसीजन लेने का पावर इस संस्था को है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उनके संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस आयोग की है। इसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की। तो कुंवर सिंह टेकाम इसके पहले चेयरमैन थे, बाद में उर्मिला सिंह, फिर रामेश्वर उराव, फिर नंद कुमार सोई इसके चेयरमैन जो हैं बने। वर्तमान में हर्ष चौहान जो हैं वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के जो हैं चेयरमैन हैं, और यह भी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 338A के अंतर्गत जो है इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है इससे संबंधित तमाम चीज़ों को देखता है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब महत्वपूर्ण तरीके से अपना काम करता है। इसके बाद जो है हम अपने अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ हमारा नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट है। तो राष्ट्रीय जो अल्पसंरक्षण आयोग है, यह अल्पसंख्यक आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज़ को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं, और प्रमुख तौर पर माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध कम्युनिटी के माइनॉरिटीज़ हैं। इसमें पहले नंबर पर जो है मुस्लिम है ना, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, और माइनॉरिटीज़ के लिए सरकार के द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। तो माइनॉरिटीज़ में पहले नंबर पर जो है मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है वो सिख हैं, इसके बाद जो है वो पारसी हैं, इसके बाद जो है बौद्ध हैं, इसके बाद जो है वो जैन हैं, है ना। ये सारे मुस्लिम हैं, पारसी है, आपके मुस्लिम है, सिख हैं, पारसी है, बौद्ध, जैन है। इसके बाद ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, और हाल ही में जो है यहूदीज़ को भी जो है वो गुजरात में माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है। सैयद हसन रिजवी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं,
और माइनॉरिटीज़ का जो मेन काम है वो माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। और 1992 में जो है माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है बेसिकली बना है। और माइनॉरिटीज़ कमीशन की जो बेसिकली थीम है वो अल्पसंख्यकों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए संस्था बेसिकली काम करती है। हाल ही में एक जॉर्ज कुरियन कमेटी भी बनी है जो उन राज्यों में जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ के तौर पर हैं वो उस दिशा में भी जो है काम कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सतर्कता आयोग, और केंद्रीय सतर्कता आयोग पे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, है ना। कुछ छोटे से 2-4 कमीशंस और हैं। तो जो केंद्रीय सीवीसी जो है आपका यह एक संवैधानिक संस्था है। संधानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 फरवरी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 2003 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया और राष्ट्रपति महोदय जो हैं इस पद पर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यताओं के आधार पर पद पर बैठाते हैं। कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अधीन तमाम काम होते हैं। 4 साल या 65 जो भी पहले हो वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अंतर्गत आता है। और NS राव जो थे वो पहले इसके चेयरमैन थे। NS राव जो इसके पहले चेयरमैन थे, और वर्तमान में जो है संजय कोठारी, है ना, याद रखेंगे नाम, संजय कोठारी जो है वर्तमान में जो है वह मुख्य केंद्रीय जो है सूचना सतर्कता आयोग के प्रमुख हैं। और इन्होंने जो है KV चौधरी जी जो 2015 से 2019 में थे उनका जो है स्थान यहाँ पर लिया है। तो ये ज़रूर आप याद रखें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बाद जो हम अगला डिस्कशन करने वाले हैं वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। यह 2010 में बना। एक बार PSC ने इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब बना, है ना। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें भी कई बार पूछ लेता है PSC। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली पर्यावरण को लेकर काम करने वाली संस्था है। और इसका जो मेन मोटिव है वो इन्वायरमेंट को लेकर ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काम करता है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है। यह भी एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 18 अक्टूबर 2010 को जो है 18 अक्टूबर 2010 को जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक अध्यक्ष सहित कम से कम 10 मेंबर होते हैं और न्यायिक विशेषज्ञ होते हैं। केंद्र सरकार इसका सदस्य का चुनाव करती है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कुछ अदर रीजनल हेडक्वार्टर हैं भोपाल में, पूना में, कोलकाता और चेन्नई में। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा काम किया जाता है। लोकेश्वर सिंह पंटा जो थे पहले 10 से 11 में इसके चेयरमैन थे, फिर 12 से 17 तक स्वतंत्र कुमार सिंह रहे। वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल, है ना, वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है वह चेयरमैन हैं और चेयरपर्सन के तौर पर वर्तमान में काम कर रहे हैं। आमतौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो काम है वो यह है कि किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करे। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 48A है जो पर्यावरण को लेकर जो बेसिक थीम लिखी गई है उसमें उन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये बेसिकली काम करता है। इसके बाद जो हमारी अगली चर्चा है वो अपनी नेक्स्ट डिस्कशन वो फूड को लेकर के है ना, फूड सिक्योरिटी को लेकर के है ना, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फासी। तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 2006 में बना, और ये फूड को लेकर इस पर मेन काम होता है। और ये जो संस्था है बेसिकली वह किसी भी प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए काम करती है और फूड प्रिवेंशन को लेकर के इस संस्था के द्वारा काम किया जाता है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली 1964 में बना था। और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भाई फूड सिक्योरिटी को लेके काम होना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी अवेयरनेस, फूड सिक्योरिटी वैल्यूज़, फूड सिक्योरिटी एटीट्यूड्स, फूड सिक्योरिटी नॉलेज, फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फूड सिक्योरिटी स्किल्स को लेकर के ये बेसिकली संस्था काम करती है। और ये जो है एक मिलावटों को कैसे रोका जाए
इसको लेके संस्था के द्वारा काम किया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर के ऐसी संस्था बनाई गई है। अगला जो हमारा विषय है वह है आपकी लोकपाल। तो लोकपाल एक संस्था है जो भारत सरकार के द्वारा लाया जाना है और अमेरिका स्वीडन की संस्था ओम्बुड्समैन की तर्ज पर यह संस्था लाई जानी है। 1971, 77, 85, 89, 96, 2001, 2011 कई बार जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, परंतु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी लोकपाल जो है अब जाके लाया गया है। और हाल ही में जो लोकायुक्त संस्था बनाई गई है वह संस्था अपॉइंट की गई है और भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर यह काम कर रही है। और इसी का जो प्रादेशिक संस्करण है लोकायुक्त 1970 में सबसे पहले उड़ीसा में लाया गया था और महाराष्ट्र में जो है 71 में लाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 1981 में जो है लोकायुक्त लाया। हमने लोकायुक्त पे इस पर डिटेल डिस्कशन जो है किया भी है। अब हम यहाँ पर जो है वित्त आयोग को लेकर चर्चा करेंगे, हालांकि हम इकोनॉमी में भी यह टॉपिक देखेंगे। तो जो वित्त आयोग है ये 22 नवंबर 1951 को आज से 69 ईयर बिफोर बना था और भारतीय संविधान के जो भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है और राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग बनाते हैं। वर्तमान में जो वित्त आयोग है वह एन.के. सिंह की अध्यक्षता में है और वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है वह एन.के. सिंह के काम कर रहा है और इसका काम होता है फाइनेंस को लेकर डिस्कशन करना। तो इस समय जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है जो 2020 से 2025 के लिए वर्किंग कर रहा है और एन.के. सिंह की अध्यक्षता में ये काम कर रहा है। और पहला जो था हमारा 1951 में था जिसके चेयरमैन जो थे वो के.सी. नियोगी थे। और वित्त आयोग का जो बेसिकली काम होता है, फाइनेंस कमीशन का बेसिकली जो काम होता है वह होता है पैसे का बंटवारा कैसे करना है। तो द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट India in November 2017 and under of the chairmanship of N.K. Sinha and the former member of Planning Commission of India, and the some members are N.K. Singh is a IAS of chairperson, Ajay Narayan Jha and Anup Singh and Ashok Lahiri and Professor Ramesh Chandra and Arvind Mehta is also member। और इसके पहले 14वां वित्त आयोग था वी रेड्डी की अध्यक्षता में, उसके पहले 13वां था विजय केलकर, 12वां था रंगराजन की अध्यक्षता में, 11वां था खुसरो साहब की अध्यक्षता में, 10वां था पंत साहब की अध्यक्षता में, 9वां था सालवे जी, 8वां था वाई.बी. चौहान, 7वां था जे.एम. सेलेट, 6वां था ब्रह्मानंद रेड्डी, 5वां महावीर त्यागी, इसके पहले रंगनाथन, तीसरा था ए अशोक चंदा, सेकंड था के संथानम और पहले जो था वो था के.सी. नियोगी। तो ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इकोनॉमी में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक इम्पोर्टेंट संस्था है, 2002 में ये बनी थी और जो है 14 अक्टूबर 2003 से इस संस्था ने जो है काम करना चालू किया था। और इसके पहले जो मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969, उसको जो कन्वर्ट करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये 2003 में लाया गया था। और व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए संस्था जो है काम करती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस तरीके का कुछ, ठीक है। तो लगभग आयोग में जितना महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी हमारे द्वारा यहाँ पर डिस्कस की गई। अब आप मन लगा के पूरा आयोग वाला जो चैप्टर है उसमें आप शुरू से अगर देखेंगे तो निर्वाचन आयोग पोर्शन जो है उसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख लीजिए, रिमाइंडर कीजिए। निर्वाचन आयोग से निश्चित तौर पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग है, इससे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वह संघ लोक सेवा आयोग है, इससे भी जो है यहाँ पर जो है प्रश्न बन सकता है, ठीक। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इससे प्रश्न बन सकता है। CAG से जो है प्रश्न बन सकता है। जो भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम MCQs के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।